सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। From the Islamabad studios of Bol Network, it's time for Jameel Farooqi on National Debate. गुड इवनिंग, वेलकम टू नेशनल डिबेट। वैसे तो इस हफ्ते की सबसे बड़ी डेवलपमेंट प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान का सुप्रीम कोर्ट में पेश होना था, लेकिन उसके बाद पे दर पे ऐसी चीजें सामने आई हैं जिसने ये साबित कर दिया है कि हुकूमत और इत्तेहादियों के दरमियान कंफ्यूजन है। एक तो उस गुब्बारे के अंदर हवा भर दी गई है जो गुब्बारा पीडीएम के नाम से मशहूर है और हर सर्दियों के अंदर फूल जाता है। खासतौर पर हर साल के अक्टूबर में इसके अंदर हवा भरती है और प्रेशर बिल्ड होता है। इस दफा भी अक्टूबर के अंदर ही पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के अंदर एक हवा भरती हुई दिखाई दी और उसके बाद ये जो गुब्बारा है इसके फैलाव में इत्तेहादी भी इस दायरे के अंदर शामिल होते गए। हुकूमती इत्तेहादी हुकूमत से नाराज क्यों है? ऐसा क्या हुआ कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान ने पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास बुलाए जाने का इंदिया दिया, एक दिन पहले जोहराना दिया, लेकिन कुछ ही देर के बाद यह इजलास मौखर करना पड़ा। ऐसा क्यों है कि इत्तेहादी हुकूमत से बिल्स की मंजूरी के ऊपर भी शदीद खफा दिखाई देते हैं? ऐसा क्यों है कि हुकूमत लोगों को कन्विंस करने में नाकाम दिखाई देती है? ऐसा क्यों है कि कंफ्यूजन की फजा इस हद तक बढ़ चुकी है कि हुकूमत को खुद समझ नहीं आ रहा कि वो पब्लिक को कॉन्फिडेंस में ले तो कैसे ले? महंगाई रोज बरोज बढ़ती जा रही है। डॉलर 178 रुपए तक पहुंच गया। रुपए की कद्र रोज बरोज गिरती जा रही है। 17.73%, यानी महंगाई की जो शरह है मुतवस्सित तबके के लिए एक तलवार बनकर लटकती दिखाई देती है। तो ये जो कंफ्यूजन की कैफियत है, इस कैफियत के पैदा करने का जिम्मेदार कौन है? क्या खुद प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान या उनकी काबीना इस चीज की बराह रास्त जिम्मेदार है, या फिर मुआशी नाकामियों का सारा मलबा अब भी इसी हुकूमत के खाते में आता हुआ दिखाई देता है? एक और इंपॉर्टेंट जो चीज है जिसको हम नजरअंदाज कतई तौर पर नहीं कर सकते हैं, वो है हुकूमती ओहदेदारों की जानिब से मस्बत अंदाज में या मुअस्सर अंदाज में अपनी हुकूमत और उसकी पॉलिसियों का दिफा ना करना। एजेंडा ऑन द नेशनल डिबेट पर बात करने से पहले हम बात करेंगे ट्रेंडिंग टुनाइट की। ट्रेंडिंग टुनाइट आज का हमारा हैशटैग है हैशटैग नया पाकिस्तान। हैशटैग नया पाकिस्तान मुझे जमील फारूकी कहते हैं। आप मेरा प्रोग्राम नेशनल डिबेट बोल न्यूज पर मुलाहजा करते हैं। ऑन द डिबेट टुनाइट आज के हमारे मौजूद मेहमान में शामिल हैं जनरल रिटायर्ड अब्दुल कादिर बलोच साहब। आप सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, आपका ताल्लुक क्वेटा से है। आज की हमारी दूसरी मौजूद मेहमान हैं आलिया हमजा मलिक साहिबा। आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा हैं और रुकने कौमी असम्बली हैं। आज के हमारे तीसरे मेहमान हैं जनाब डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब। आप माहिर मुआशी उमूर हैं। और आज के हमारे चौथी और आखिरी मेहमान होंगे जनाब अनवर मंसूर खान साहब, साबिक अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान। मैं अपने तमाम मौजूद मेहमानों को प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। सबसे पहला सवाल मेरा डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब से होगा। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। महंगाई तकरीबन 18% को छू चुकी है और डॉक्टर साहब डॉलर 178 को हिट करके कभी वापस आता है, कभी ऊपर जाता है, तो अभी भी घबराने की ज़रूरत है कौम को, या फिर जो कहा जा रहा है कि घबराएं नहीं, महंगाई पर काबू पा लिया जाएगा, उम्मीद रखी जाए? जी, उम्मीद पे दुनिया कायम है। पिछले 18 महीनों में कोई 1 दर्जन मीटिंग हुई हैं काबीना की, जिसमें फोकस जो है वो महंगाई का ही रहा है। और उस काबीना की मीटिंग के फ़ौरन बाद हमें यही बताया जाता है कि ये सारा टेम्परेरी मामला है, इसके ऊपर काबू पा लिया जाएगा। डॉलर के हवाले से हमें वज़ीर आज़म साहब ने खुद से पिछले महीने ये बताया था कि जिस रफ्तार से रुपया गिर रहा है वो सिर्फ टेम्परेरी मामला है, उस पर भी काबू पा लिया जाएगा। आटा जो है वो 35 रुपए से 75 रुपए किलो चला गया है, उस पर भी काबू पा लिया जाएगा। बिजली जो है वो 11 रुपए यूनिट से 22-23 रुपए यूनिट चली गई है, उस पर भी काबू पा लिया जाएगा। चीनी आपने देखा 55 से आज तो शायद नीचे आई हुई है, कुछ मुझे मालूम हुआ कि 127 रुपए पे मिल रही है, तो उस पर भी काबू पा लिया जाएगा। तो सब कुछ मुस्तकबिल में होने वाला है। पिछले 3 साल में क्या हुआ उसको आप छोड़ दें, लेकिन सब कुछ बेहतर होने वाला है। हर काम जो है वो फ्यूचर में होने वाला है, तो उम्मीद आप जरूर लगाई रखिए।
उम्मीद हम जरूर लगाए रखते हैं। बिल्कुल ठीक है, पहला कमेंट आपका आ गया। मैं मजीद आपसे जरूर एक्सपर्ट ओपिनियन चाहूंगा। जनरल रिटायर्ड अब्दुल कादिर बलोच साहब स्टूडियोज में तशरीफ रखते हैं हमारे साथ। जनरल साहब, ये बात बार बार क्यों कही जा रही है हुकूमती हलकों की जानिब से कि हुकूमत को कोई खतरा नहीं है? आज शेख रशीद साहब ने बोला है कि हुकूमत को कोई खतरा नहीं है, तो सिग्नल्स तो वहीं से आते हैं जहां पर कोई ना कोई अलार्मिंग सिचुएशन होती है। एक तो इस पे कमेंट कीजिएगा क्योंकि आप स्ट्रेटेजिस्ट रहे हैं एक वक्त में। दूसरा, आप लोग पीडीएम का हिस्सा क्यों नहीं बनने जा रहे हैं बतौर पीपल्स पार्टी? पहली बात यह है कि खतरे की बात कौन करता है, कौन कर रहा है? जिसको खतरा होता है वही करेगा। वही कर रहा है ना। हाँ, फिक्र किसको लाहक होती है? जिसको खतरा होता है। हाँ। जिनको खतरा होता जिसको है, खतरा होता है तो वो खुद खतरा महसूस कर रहे हैं, खुद यकीन दिलाने की कोशिश कर रहे हैं अपने पार्टी के अरकान को और अपने इत्तेहादियों को कि इस किस्म की कोई बात नहीं है, घबराए नहीं। और प्राइम मिनिस्टर साहब ये भी कहते हैं कि घबराए नहीं, सब कुछ ठीक होने वाला है। घबराहट भी है, खतरा भी है, खतरे की वार्निंग भी दी जा रही है और लोगों को इन तमाम बातों का मकसद ये होता है कि टीम को इकट्ठा रखना। ये बिल्कुल सही बात है, सही करना चाहिए उनको, लेकिन वजूहात हैं खतरे की, फिक्र की, और वो गवर्नमेंट महसूस करती है और उसको एडमिट कर रही है हर रोज़। तो अभी वो खतरात क्या हैं? बुनियादी तौर पर गवर्नमेंट को जो खतरा होती है, उनकी कुर्सियों का खतरा होता है कि कुर्सियां उनसे ना चली जाएं, उनकी जगह पे कोई और गवर्नमेंट ना आए। ये वो बात कर रहे हैं। और एक तरीके से आप कह सकते हैं कि खतरात नहीं है उनको, खतरा नहीं है उनको, इसलिए महंगाई जिस रफ्तार से ऊपर जा रही है, इसको हैंडल करना किसी की बस की बात नहीं है। जो लोग जिनसे खतरा था और जो बाकी पीरियड हुकूमत का बचता है, इस पीरियड में मैं नहीं समझता हूँ कि कोई पार्टी इस पोजीशन में होगा कि वो खतरे वाली बात को मटीरियलाइज करवाए या ओन कर आके सके, बैठ जाए हाँ। और कहे कि जी 18 महीने के बाद मैं खैरियत से होऊंगा और लोगों के इलेक्टोरेट के पास जाऊंगा, मुझे सही रिस्पांस मिलेगा। उनको भी ये खतरा है कि अगर वो आएंगे तो वो फिर खतरनाक पोजीशन उनके लिए होगी। तो ये इस वक्त सिचुएशन ये बना हुआ। Why don't you people want to become part of PDM? I mean, again, you are being offered all the time, और बार बार कहा जा रहा है, फिर पीपल्स पार्टी क्यों इससे किनारा कशी इख्तियार कर रही है, हिस्सा नहीं बनना चाह रही? देखिए जी, पीडीएम का जो बेसिक मकसद है प्रॉबेबली वो इस गवर्नमेंट को डिसलॉज करने की थी। इब्तिदा में काफ़ी हद तक उसमें गरमाइश थी उनके प्रोग्राम में। अभी इतना कम टाइम रह गया कि इस गवर्नमेंट को डिसलॉज कर लेना और उसकी जगह पे एक नई हुकूमत को लाना और उसको बकाया पीरियड के लिए चलाना, मेरे ख्याल में किसी सियासी पार्टी को सूट नहीं करता है, कोई अक्लमंदी वाली बात नहीं है। दूसरी बात ये होती है कि अगर एक कोई पार्टी हुकूमत में आती है, जो ऑप्शन उनके पास रह जाता है वो ये है कि हुकूमत में आए और कुछ अरसे के बाद वो इस गवर्नमेंट को डिज़ाल्व करने के बाद वो नए इलेक्शंस का ऐलान कर दें। उसके लिए फिर सियासी जमातों को ये देखना होता है कि क्या वो इस किस्म की तब्दीली यानी इलेक्शन के लिए उनकी तैयारी पूरी है कि नहीं है। और ये एक बात है जो देखने वाली है। हमारी पार्टी को भी ये देखना पड़ता है कि आया उनकी कोई इस किस्म की तैयारी हो चुकी है कि नहीं। दूसरी बात यह है कि एक सूबे में हमारी हुकूमत है, उसका क्रेडिट और डिस्क्रेडिट हमें जाना है। डिलीवरेंस जो की जाती है वो 5 साल में की जाती है, नतीजे 5 साल के बाद सामने आ जाते हैं। तो फिर तो आप मानते हैं ना कि इनको 5 साल पूरे करने देने चाहिए? नहीं, उनकी बात, हम अपनी बात कर रहे हैं। सिंध में आपको 5 साल पूरे करने हैं उनको। अगर 5 साल पूरे नहीं करते हैं तो मुमकिन है उस किस्म की जो हमने नतीजे पैदा करने थे, जो नताइज देने थे लोगों को, डिलीवरेंस करनी थी, वो प्रॉबेबली हम नहीं कर चुके होंगे। उसका डिस्क्रेडिट हमें लाइकली चला जाए। सो ये दिस कुड बी द सर्कमस्टांसेस बिकॉज ऑफ जिसकी वजह से हम इस चार्ट में हैं कि उनका हिस्सा बने कि ना बने। हम उनका हिस्सा थे और लेकिन वो पॉलिटिक्स को पार्लियामेंट से बाहर ले जाना चाहते थे। आज भी पार्लियामेंट की बात वो नहीं कर रहे हैं, पार्लियामेंट से बाहर की सियासत करते हैं। हमारी पार्टी की स्टांस डे 1 से, पीडीएम जिस दिन बना था उस वक्त मैं पीएमएलएन में था, उनके टीम का हिस्सा था। उस मीटिंग में मैं बैठा हुआ था, वहां पर भी हमारे पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ये बात की कि जी हम उस सियासत पे यकीन करते हैं जो पार्लियामेंट के अंदर की जाए और अपनी लड़ाई पार्लियामेंट के अंदर लड़ेंगे, पार्लियामेंट से बाहर की कार्रवाई हम नहीं कर सकेंगे। पीडीएम ने रिजिग्नेशन की कहानी लाई जो पार्लियामेंट से हट के बाहर निकल के कार्रवाई की जा रही थी, वो हमें सूट नहीं करता था। इस वजह से अलहदगी की हमने अलहदगी की, एएनपी ने अलहदगी की। जहाँ तक
अपोजिशन का ताल्लुक है, अपोजिशन हम कर रहे हैं। जहाँ तक पार्लियामेंट के अंदर अवाम के मसाइल का ताल्लुक है, अवाम के मसाइल को हम मेरे ख्याल में बेहतर तरीके से लोगों के सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये सॉफ्ट कॉर्नर भी है कि गवर्नमेंट 5 साल पूरे कर ले, ऐसा है या नहीं? किस चीज़ का? इस पूरी अपोजिशन के अंदर बुनियादी तौर पर तो असूलन हर गवर्नमेंट को 5 साल पूरी करनी चाहिए। इस असूल के ऊपर मेरे ख्याल में इवन पीडीएम की पार्टियां भी यकीन करती हैं। लेकिन अगर कोई गवर्नमेंट इस काबिल नहीं होती है, उसमें नालायक लोग आ जाते हैं, उसमें टीम वर्क नहीं की जा सकती, टीम इकट्ठा नहीं किया जा सकता है, मामलात को सुलझाया नहीं जा सकता है, तो उससे पहले भी इलेक्शन कराए जा सकते हैं और वो उस टर्म को कम किया जा सकता है। एब्सोल्युटली राइट। मैं आलिया हमजा मलिक साहिबा बड़ी शोला बयां एमएनए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और बड़े स्टैटिस्टिक्स के ऊपर उबूर रखती हैं। आलिया हमजा मलिक साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आप DSNG लिंक पर हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अब तो शहबाज शरीफ साहब भी काफ लीग से मुलाकात करने का कह चुके हैं और दूसरी तरफ से भी ग्रीन सिग्नल दिया जा चुका है। ऐसा क्या हुआ है कि ज्वाइंट सेशन मुअख्खर करना पड़ गया? क्या रीजंस बनी है? एतमाद का फुकदान है इत्तेहादियों में या मसला कुछ और है? आलिया साहिबा। हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू जमील साहब, आपने मुझे इनवाइट किया। मैं सबसे पहले तो फ़ारूक सलीम साहब की बात का और फिर जो मेरे कुलीग बैठे हैं उज्जैन साहब, उनकी बात का जवाब दे दूँ, फिर मैं आपकी बात की तरफ आती हूँ। फ़ारूक साहब के बारे में तो मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि इनको तब्दीली के लिए इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली जो जहाँ के इकोनॉमिस्ट ना, जिस जगह के इकोनॉमिस्ट ये कहें कि 5 लोगों का ख़ानदान रोज़ाना 5 किलो आटा इस्तेमाल करते हैं और माहाना 150 किलो का आटा इस्तेमाल करते हैं, तो फिर तो उन्हें ना हमारी तब्दीली नजर आएगी, ना हमारे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स नजर आएंगे, ना उन्हें यह नजर आएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या करी है। मैं 2 मिनट अनइंटरप्टेड लूंगी और मैं सारा क्लियर कर दूंगी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्या किया। आज सबसे ज्यादा शोर इस वक्त कर्जों का है। 2013-14 से लेकर 2017-18 तक 5 सालों के अंदर PMLN ने $50 बिलियन का कर्जा लिया, जिसमें से जो उन्होंने 5 सालों में वापस किया वो $27 बिलियन का था। यानी अगर हम नेट देखें तो 22.69 बिलियन उनके खाते में बचता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो रोज इन्होंने शोर मचाया, आज भी एहसन इकबाल साहब डॉलर को रुपए की टर्म्स में कन्वर्ट करके हमें बता रहे हैं कि हमने कितना कर्जा लिया है। 2018-19, 2020-21 3 साल हमारी गवर्नमेंट को हुए, हमने $39 बिलियन का कर्जा लिया, $29 बिलियन का कर्जा वापस किया, यानी नेट हमारा कोई $9.8 बिलियन बनता है। तो कौन सी हुकूमत बेहतर थी? हम बेहतर हैं या वो बेहतर हैं कि जिनका आखिर में नेट फ्लो कोई तकरीबन कोई 22.69 का बनता है? फिर आ जाए ग्रोथ की बात करें, बहुत शोर मचता है ग्रोथ ग्रोथ ग्रोथ। नेगेटिव ग्रोथ हुई जब कोविड था पूरी दुनिया में, उसके बाद इस वक्त जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ग्रोथ बता रहे वो 5% की बता रहे। ये रोज हमें आकर सुनाते हैं कि जी स्टॉक एक्सचेंज डूब गई। स्टॉक एक्सचेंज में जो सिर्फ सितंबर 21 है उसमें 21% का जो कंपनीज लिस्टेड कंपनीज है उन्होंने प्रॉफिट लिया। जो हमारा वर्ल्ड बैंक है उसकी प्रोजेक्शन ये है कि 21-22 के अंदर हमारी जो ग्रोथ आएगी 4.4 से 4.8 के दरमियान आएगी, जबकि पूरी दुनिया के अंदर ग्रोथ गिर रही है, पूरी दुनिया के अंदर एक्सपोर्ट्स कम हो रही हैं। फिर बार बार हमें जो आकर यहाँ पर जो एक प्रोपेगेंडा किया जाता है फीकस आमदनी का, 2018 में फीकस आमदनी थी 1,80,000, आज फीकस आमदनी है 2,46,000। तो ये क्या है? ये सारा वर्ल्ड बैंक कह रहे हैं आपकी पॉवर्टी कम हो रही है। सिर्फ एक सेकंड, पर कैपिटा इनकम पे आप मैं बात कंप्लीट कर लूं, उसके बाद सारे। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। पर कैपिटा इनकम कम हुई है बॉस, 13.5% जो कम मैंने हुई है। बताया आप उसको नोट करके रखिएगा और मैं ग्राफ भेजूंगी, ग्राफ डिस्प्ले कीजिएगा। मैं अभी ये जब अगला सेगमेंट चलेगा मैं आपको ग्राफ भेजूंगी, क्योंकि मैं फैक्ट से मैं डेटा देकर बात जी प्लीज जी। वर्ल्ड बैंक की तरफ आ जाए, 2020 के अंदर वर्ल्ड बैंक ने कहा कि यहाँ पर पॉवर्टी जो है 5.3% थी, आज उन्होंने कहा 4.8% है और इससे कम हो रही है। देखिए जब यहाँ पर बात होती है ना, फिर आ जाते हैं सब ये तो कहते हैं कि जी डीजल की प्राइस इतनी बढ़ गई, पेट्रोल की प्राइस इतनी बढ़ गई, इलेक्ट्रिसिटी के अंदर क्या किसी ने ये देखा है कि डिमांड ऑफ हाई स्पीड डीजल कितनी इंक्रीज हुई है? 26%।
पेट्रोल की कंजम्पशन 14%, इलेक्ट्रिसिटी की कंजम्पशन 13%। ये सारे इंडिकेटर हैं। आपकी इंडस्ट्रीज चल रही हैं, आपका ऑटो सेक्टर की ग्रोथ 53% आ रही है, आपके आईटी सेक्टर की जो ग्रोथ है 36% आ रही है। मतलब हम जब बात करते हैं ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ गए, एक्सपोर्ट हमने बढ़ा दी, टेक्सटाइल्स हमने बढ़ा दी, आईटी सेक्टर हमने परफॉर्म कर दिया। एक जब हम इनसे पूछते हैं, मैं आपके तवज्जुह से सवाल करती हूँ फरूख सलीम साहब से कि वो फैक्चुअली डिनाई कर दे कि ये गलत है। क्या पाकिस्तान की एक्सपोर्ट 8 सालों के बाद नहीं बढ़ी? क्या पहली दफा पाकिस्तान 2016 के बाद टेक्सटाइल में परफॉर्म नहीं कर रहा? क्या आईटी सेक्टर में पहली दफा पाकिस्तान ये परफॉर्मेंस शो नहीं की? क्या एलएसएम ग्रोथ पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी के दौर में क्या थी और अब 2020-21 में आलिया साहब, अगर आप इजाजत दें तो आपका यही सवाल मैं फरूख साहब से पूछ लूं। हमारी एक तान, आप इजाजत दें, मैं यही सवाल फरूख साहब के पास ले जाऊं। आकर टूटी है इन्फ्लेशन के ऊपर। जी फरूख सलीम साहब, सबसे पहले तो करेक्ट कीजिएगा इफ आई एम रॉन्ग, क्योंकि मुझे थोड़ा स्टेटिस्टिकल डेटा के ऊपर एतराज़ है। मुझे अच्छी तरह याद पड़ता है कि ये 1470 से $1280 पे आई है, 13.7%। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, करेक्ट कीजिएगा। ये पर कैपिटा इनकम पाकिस्तान की कम हुई है। और दूसरा ये फरमा दीजिए कि डीवैल्यूएशन ऑफ मनी या रुपी की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी किसी के ऊपर आती है? ये जो कर्जों का बढ़ना है ये उसी की वजह से है या किसी और वजह से है? डॉक्टर फरूख सलीम साहब। देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं किसी सूरत भी पीटीआई का सियासी हरीफ नहीं हूँ, मैं उनकी बेहतरी चाहता हूँ। लेकिन जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं और हमारा हुक्मरान तबका जो है वो, मुझे लगता है कि 22 करोड़ पाकिस्तानी जो हैं वो तो पाक सर ज़मीन पे रह रहे हैं, लेकिन हुक्मरान तबका जो है वो शायद किसी और प्लेनेट पे रह रहा है। वो मरीख की बातें करते हैं। पाकिस्तानी 22 करोड़ जिस बोझ के तले दबे हुए हैं और मज़ीद दबते चले जा रहे हैं, उनका शायद अभी एहसास ही नहीं है। तो मेरा खदशा ये है, डर ये है कि अगर उस चीज़ का एहसास नहीं है, 22 करोड़ पाकिस्तानियों की तकालीफ का एहसास नहीं है, तो फिर तो पीटीआई वाले कोई पॉलिसी बनाएंगे ही नहीं। वो तो ये कह रहे हैं कि दूध और शहद की नहरें बह रही हैं, लेकिन साथ ही साथ ये भी कहते हैं कि 13 करोड़ पाकिस्तानियों को रिलीफ की ज़रूरत है। उनके अपने वज़ीर आज़म, हमारे अपने वज़ीर आज़म साहब ने आके कहा कि 120 अरब की हम वो देंगे, रिलीफ देंगे। अगर सब चीज़ें मस्बत हैं, अगर सारे इशारे सही सिमत में जा रहे हैं, तो फिर रिलीफ की क्या ज़रूरत है? अगर सारे इशारे सही सिमत में जा रहे हैं तो फिर पाकिस्तान को भीख मांगने की क्या ज़रूरत है कि हम IMF के पास जाएं या सऊदी अरेबिया से कर्जे लेके आएं और उनसे भीख मांगें? तो ज़मीनी हक़ाइक़ बड़े मुख्तलिफ हैं। आपका जो सवाल था पर कैपिटा इनकम के हवाले से, वो वर्ल्ड बैंक का डेटा जो है वो सबसे मैं क्रेडिबल समझता हूँ उसको। वो 1960 से लेके सन 2018 तक मुस्तकिल जो है उसमें इंक्रीज आती रही है पाकिस्तान की पर कैपिटा इनकम के ऊपर। 1960 में वो $83 थी और 2018 में वो पीक पे पहुंची थी कोई $1480 के पास। उसके बाद पिछले 3 साल से मुसलसल वो गिर रही है और अब कहीं वो $1100 और $90 पे बैठी है। तो पिछले 3 साल से जो रियल पर कैपिटा इनकम है हमारी, वो मुसलसल गिर रही है। देखिए, प्रॉब्लम ये है, जो असल प्रॉब्लम है वो ये है कि पर कैपिटा इनकम तकरीबन 16,000 रुपया महाना है, और वो 16,000 रुपया महाना जो हमारा है वो ये सोचता है कि मैंने अपने बच्चों के लिए जो आटा खरीदना है जिसमें 100% इजाफा हो गया है, जो मैंने चीनी खरीदनी है जिसमें 150% इजाफा हो गया है, जो महीने के बाद मैंने बिजली का बिल देना है, ये कैसे पूरा होगा? उसका जब जवाब आता है, जब हम ये पूछते हैं कि जी आटे के बता दीजिए कि आटा 35 से 75 क्यों चला गया, 100% इजाफा क्यों हो गया, तो उसका जवाब ये आता है कि देखिए हमने एक्सपोर्ट बहुत जारी कर डाली है। चीनी के चीनी के बारे में पूछें कि जी वो 55 से वो जो है वो 127 130 पे क्यों चली गई है, तो उसका जवाब ये आता है कि जी मोटरसाइकिल की प्राइसेस बहुत बढ़ गई हैं। तो सवाल कुछ किया जा रहा है, आगे से जवाब कुछ और मिलता है। हकीकत ये है कि पिछले 3 सालों में तकरीबन 2 करोड़ पाकिस्तानी इजाफी जो हैं वो शरह गुर्बत से गिर गए हैं। 3 साल पहले
30% पाकिस्तान की आबादी शरह गुर्बत से नीचे थी, तकरीबन 7 करोड़ पाकिस्तानी, और आज लगभग 9 करोड़ पाकिस्तानी ऐसे हैं जो शरह गुर्बत से गिर गए हैं। तो खुदाया इन जो लोग पाकिस्तानी शरह गुर्बत से गिरते चले जा रहे हैं, उनको हम जाके ये मुबारकबाद नहीं दे सकते कि हमारे सारे एब्सोल्युटली राइट। मैं जनरल साहब के पास तो बाद में जाऊंगा, लेकिन आलिया साहब मुझे बता देंगे ये जो आपने पर कैपिटा इनकम का डेटा दिया है, ये रेफरेंस दे सकती हैं? कहां से रेफरेंस आप दे रही हैं? आपको किसने मतलब ये गाइड किया है? जाहिर है आप मैं रेफरेंस भी आपको जी ये सारे ये गाइड नहीं किया, ये डेटा है, जाहिर है कि गाइड करते हैं हुकूमत के लोग। लेकर अब आपको नहीं, ऐसा गाइड नहीं होता है, ऐसी चीज नहीं होती। हम जो भी लेते हैं हम ऑफिशियल डेटा लेते हैं, इसीलिए मैंने ये डेटा विद रेफरेंस आपको भी भिजवाया, आपके प्रोड्यूसर साहब को भी भिजवाया और उनसे ये रिक्वेस्ट किए कि ये स्क्रीन पर मुझे वो दिखा देते हैं, हम दिखा देते हैं, बता दें ये रेफरेंस क्या है। वर्ल्ड बैंक का डेटा है ये जो आप पर कैपिटा इनकम में इतना रेस बता रही हैं। देखिए जी ये देखिए, ऑफ कोर्स ये सारे के सारे जो भी हम डेटाज ले रहे हैं दे आर ऑफिशियल डेटाज। मैंने पर्टिकुलरली इस पे पूछ भी लिया है कि ये जो भी डेटा उसका रेफरेंस आपको साथ मिल रहा है, बट दिस इज द एग्जैक्ट पिक्चर राइट नाउ। मुझे यही तो मैडम आप मेरी बात समझ नहीं रही। मैं सिर्फ ये गुजारिश कर रहा हूं, इनकम की ना मैं सिर्फ ये गुजारिश कर रहा हूं, मुझे सिर्फ ये बता दे ये डेटा किसी प्राइवेट एजेंसी का है, वर्ल्ड बैंक का है, इंटरनेशनल किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का है? ये प्राइवेट एजेंसी का डेटा नहीं है, ये जी ऑफिशियल डेटा है। ऑफिशियल किसका? ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स ऑफ ब्यूरो का डेटा है। पाकिस्तान स्टेटिस्टिक्स, ओके। और ऑफिशियल कौन सा होता है? कौन ऑफिशियल होता है? इट्स अ डेटा जो सारे डेटा सब मैं इसीलिए मैंने तो एक एक डेटा लेकर साथ बैठी हूं और मैंने 1 मिनट के अंदर आपको डेटा भिजवाया। ये बेशक आप फारूक सलीम साहब को भी व्हाट्सएप कर दें और वो उसको भी डिनाई कर दें, मुझे तो कोई वो नहीं है, मैं तो बैठी हुई हूं। फारूक सलीम साहब, ये पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स का जो डेटा है ये कितना क्रेडिबल है? फारूक सलीम साहब ये मैंने अभी आपके प्रोड्यूसर को जो IMF का डेटा है जो इकोनॉमिस्ट पे छपा है, उसमें इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान का जो है GDP पर जी मेरे पास आ गया, वो अभी मैंने व्हाट्सएप किया है आपके प्रोड्यूसर साहब को। उसमें बड़ी वाज़ेह तौर पे है कि 2018 के बाद तीनों साल जो हैं उसमें मुसलसल डेक्लाइन आया है। दिस इज अ क्रेडिबल थिंग। मैंने गूगल पे जाकर इस पे डिटेल में 2 दिन पहले ही मैं इसमें चेक कर चुका था। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, 1480 से 1190 पे आया है एंड दैट इज डिक्रीज ऑफ ऑलमोस्ट 13.7%। बहरहाल मोहतरमा जो बता रही हैं उनको ऑफिशियल मिला होगा डेटा, वो अपनी जगह पर उनकी क्रेडिबिलिटी का इजहार कर रही हैं, लेकिन हमने इंटरनेशनल इंडिकेटर्स को भी देखना होता है। देखिए जी, मैं आपको 1 सेकंड मैं सुन ले, मैं आपको बता दूं। आलिया आपकी इजाजत से एक ब्रेक मुझे लेना है, मैं आपके पास आता हूं। आलिया आपके पास आता हूं, 1 सेकंड आपकी इजाजत से एक चाहूंगा। ख्वातीन और हज़रात, एक ब्रेक का वक्त हो जाता है, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे देखें इंडिकेटर्स बड़े मैटर करते हैं, नेशनल भी इंटरनेशनल भी। नेशनल इंडिकेटर्स में तो हम बहुत सारी जगहों पे जो कंजप्शन ऑफ फूड है उसको बहुत बढ़ा चढ़ा के दिखाते रहे। मुझे अच्छी तरह याद है डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब के साथ मेरी डिस्कशन हुई, वो कहते हैं ये कैसे हो सकता है कि हम 15% तक ले गए हैं उसको कोविड के अंदर, तो वो कैसे हो गया था, ये भी तो क्वेश्चनेबल है ना। तो ब्रेक का वक्त हो जाता है, ब्रेक के बाद 2-3 इंपॉर्टेंट चीज़ें भी हैं, उसके ऊपर डिस्कशन होगी आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। ब्रेक से पहले हम इंडिकेटर्स की बात कर रहे थे। कुछ और नेशनल इंडिकेटर्स भी होते हैं जो कि मुल्क की इकोनॉमीज़ के साथ साथ अखलाकी तौर पर बहुत ही काबिल तारीफ़ होते हैं। उसमें से एक ये था कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने इस हफ्ते पेशी उनकी हुई सुप्रीम कोर्ट में, और वो पेश हुए और बड़े शॉर्ट नोटिस पर पेश हुए। तो इस हवाले से भी 1-2 सवालात मैं चाहूँगा कि लीगल एक्सपर्ट हमारे साथ अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान जनाब अनवर मंसूर खान साहब मौजूद हैं, मैं उनसे पूछ लेता हूं। सर, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि वज़ीर आज़म की सुप्रीम कोर्ट में पेशी आपकी नज़र में कितनी सिग्निफिकेंट है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमील साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि ये इतने इम्पोर्टेंट इशू के ऊपर आपने मेरी राय लेने ली है।
जहाँ तक के ताल्लुक है प्राइम मिनिस्टर का, प्राइम मिनिस्टर जब कोर्ट में पेश होते हैं, इसका मतलब ये होता है कि वो सबमिट करते हैं टू द जुडिशियल प्रोसेस। राइट। ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ भी है और मेरे ख्याल में इससे बेहतर मेरे प्राइम मिनिस्टर का और कोई रोल नहीं हो सकता है जहाँ पे जुडिशियल प्रोसेस को आदमी सबमिट कर दे। इसका एक और बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है कि एक बड़ा इम्पोर्टेंट इश्यू है, वो ये है कि 1 घंटे के अंदर अंदर वो पेश हुए हैं बगैर दूसरे कॉल के। जितने बाकी प्राइम मिनिस्टर्स पेश हुए हैं अभी तक, वो दो तीन दफा जब कॉल किया गया है उसके बाद वो पेश हुए हैं। इससे जाहिर ये होता है कि एक प्रोसेस जो है उसको कंटिन्यू रहना चाहिए और इसका जो इम्प्लीकेशन है वो आगे तक मेरे ख्याल में जाना चाहिए। और जाहिर है कि जब ये पेश हुए हैं तो इसका मतलब ये है कि इन्होंने अपना भी मुद्दा वहाँ पर कहने की कोशिश की होगी। तो इसलिए ये सब चीज़ें एक जुडिशियल प्रोसेस और एग्जीक्यूटिव की जो आपस का जो मेल है एक लिहाज से, उसमें इसमें बढ़ावा मिलेगा। तो वो अनवर मंसूर खान साहब, ये एपीएस का जो वाकया था ये तो नवाज शरीफ साहब के दौर में हुआ था, तो आपको नहीं लगता कि बराह रास्त तलबी उन्हीं की होनी चाहिए थी जो उस वक्त के रिस्पॉन्सिबल्स थे? एज ए लॉयर आप इस पे कैसे कमेंट करेंगे सर? क्विकली प्लीज। बिल्कुल, आप एब्सोल्युटली करेक्ट। इसमें जितने मामलात थे वो उस दौर में हुए थे जिसमें कि ये प्रेजेंट हुकूमत मौजूद नहीं थी। और जितने भी सवालात उठते हैं, जिस वजह से भी उठते हैं, वो क्या कहते हैं, पिछली गवर्नमेंट का रोल इसके अंदर बिल्कुल क्लियर नजर आता है कि उनको अगर कोई एलिगेशन था या कोई चीज नहीं हुई है तो वो पिछले गवर्नमेंट से ताल्लुक रखती है डायरेक्टली। जहाँ तक के ताल्लुक है इस गवर्नमेंट का कि जो उन्होंने कोर्ट ने कहा कि आपने इसमें कोई एक्शन नहीं लिया है रिपोर्ट के ऊपर, रिपोर्ट जो है वो कोर्ट के कहने पर सबमिट हुई थी और उसके बाद कोई ऑर्डर्स डायरेक्शंस नहीं आए थे। और जाहिर है कि डायरेक्शंस अगर नहीं आते हैं तो उस वक्त तक वो एक्शन नहीं ली जा सकती उस रिपोर्ट के ऊपर। तो इसलिए इस हुकूमत का डायरेक्टली कोई किसी किस्म का वो एरर या गलती नहीं थी। जितने भी मामला थे वो पिछली गवर्नमेंट से ताल्लुक रखते हैं। अनवर मंसूर खान साहब, 4 हफ्ते की मोहलत मिली है और अगर इन केस रिपोर्ट सेटिस्फैक्ट्री नहीं होती तो इस सारे मामले के अंदर कोई गैर मुतवक्के फैसला भी आ सकता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। क्विकली सर इसको रैप कीजिएगा प्लीज। नहीं, ये गवर्नमेंट अगर कोई काम करती है या नहीं करती है या कोई ऐसी चीज होती है कि जिसके अंदर के कमी कुछ रह गई हो मगर ये नजर आ रहा हो कि काम कुछ किया है, तो उस सूरत में किसी किस्म का भी कोई जवाब नहीं हो सकता कि कोई गैर मुतवक्के कोई ऑर्डर पास हो सके। देखिए, जो पिछले हुक्मरान में थे जिनको हटाया गया, उनका बेसिक ये था कि दे हैड रिफ्यूज्ड कि कोर्ट के ऑर्डर को वो इम्प्लीमेंट करें। यहाँ पर कहीं पर यह नहीं कहा गया है कि कोर्ट के ऑर्डर को इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। अगर कोर्ट ये समझती है कि पूरी तरह इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, वो और डायरेक्शन दे सकती है कि इसको मजीद इम्प्लीमेंट कर दें। मगर कहीं पर भी ये जाहिर नहीं हो रहा है कि ये गवर्नमेंट जो है वो रिफ्यूज कर रही है इम्प्लीमेंटेशन। और मेरे ख्याल में इस लिहाज से कोई ऐसा ऑर्डर पास किया नहीं जा सकता। कोई ऐसा ऑर्डर पास नहीं किया है। अनवर मंसूर खान साहब साथ रहिएगा। जल साहब, आप एक तो पहले कमेंट कीजिएगा ओवरऑल। मैं नहीं चाह रहा कि कोई कॉन्फ्रंटेशन हो, बड़ा ज़बरदस्त डिसेंटली भी हम डिस्कस कर सकते हैं। महंगाई है बाहर या नहीं है, एक तो इस पे कमेंट कीजिए। दूसरा, प्राइम मिनिस्टर का सुप्रीम कोर्ट में पेश होना, इजंट दैट ए गुड जेस्चर कि वो पेश हुए? मैं दोनों पर कमेंट करूंगा जी। जहाँ तक महंगाई का ताल्लुक है, एक्सपर्ट्स थे और फिगर्स के ऊपर अबूर रखने वाले दोनों शख्स थे। तीसरे आप थे, आपके पास पे फिगर्स हैं जी। फिगर्स की आप लोगों ने लड़ाई की और उसमें जो कुछ भी सामने आया वो सामने आया। मैं तो एक कॉमन मैन हूँ, मैं एक यूज़र हूँ,
मैं एक अफेक्टी हूँ। वो कहते हैं टेस्ट ऑफ द पुडिंग इज एक्चुअली इन ईटिंग इट। और बीबी जो भी कहती हैं सही कह रही होंगी। और जहाँ तक फ़ारूक सलीम साहब का ताल्लुक है, मैं उनका फ़ैन हूँ। वो कंटिन्यूसली, इवन हमारी हुकूमत थी पिछली गवर्नमेंट में, मैं PMLN का हिस्सा था, गवर्नमेंट का हिस्सा था, उस वक्त भी वो ऑन करते थे, उस वक्त भी वो पॉइंट आउट करते थे यही फिगर्स के ऊपर, जिस किस्म के फिगर गवर्नमेंट की तरफ से आते थे वो उनकी कंट्राडिक्शन भी करते थे, सही फिगर्स भी सामने लाते थे। इस गवर्नमेंट को भी वो करते रहे हैं। बहरहाल उनको तो मैं अप्रिशिएट करता हूँ, लेकिन हमने तो ये देखना है कि ऑन ग्राउंड व्हाट्स हैपनिंग। ठीक है, मैं एक कॉमन मैन हूँ। इस मुल्क में मुझे 20,000 रुपये तनख्वाह मिलती है। मेरे 4 बच्चे हैं, एक मियाँ है, एक बीवी है, और एक मेरा डिपेंडेंट है, भाई बहन या माँ बाप में से एक। 7 आदमियों की एक फैमिली, एवरेज फैमिली है पाकिस्तान की। उसका 20,000 रुपये में बजटिंग कोई आदमी करके दे दे, कोई गवर्नमेंट का कोई भी आदमी बीबी करके दे दे, या कोई भी उनका एक्सपर्ट कह दे कि किस तरीके से मैं अपने बदन और सोल को इकट्ठा रख सकता हूँ उससे, और मुझे क्या जतन करने पड़ते हैं जिंदा रहने के लिए, या ज़िंदगी की गुंजाइश बाकी रहती है कि नहीं, मेरी बर्दाश्त की कितनी हद होती है कि नहीं, वो तो सामने है। वो तो फिगर्स वीकली, अभी कल एक खबर में अखबार में ये भी पढ़ रहा था कि गवर्नमेंट ये कंसीडर कर रही है कि स्टेटिस्टिक्स वाले जो वीकली फिगर्स दे रहे हैं महंगाई के बारे में, उसको बंद कर दें, उसका नेगेटिव इफेक्ट हो रहा है। नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, हकीकत तो ये है कि महंगाई ने कमर तोड़ दी, जिंदगी अजीर्ण कर दी, जिंदगी को ख़त्म करने के करीब आ रहा है। लोगों की बर्दाश्त की हद हो गई, और कोई पता नहीं कि लोगों के बर्दाश्त कंट्रोल से निकल जाए। ये जो स्ट्रीट एजिटेशन की कार्रवाई है, ये कहीं हमें किसी और डायरेक्शन में। मैं यही सवाल आलिया साहिबा की तरफ लेके जा। आलिया साहिबा, वो जनरल साहब की बात आपने सुन ली होगी कि ये जो स्टेटिस्टिक्स वीकली आ रहे हैं इसको रोका जा रहा है, पर हाफ मंथली जो पेट्रोलियम प्राइसेस रेज हो रही हैं या कम हो रही हैं, उसको भी रोका जाएगा या वो चलती रहेंगी? देखिए जी, सबसे पहले तो मैं बड़े रिस्पेक्टफुल हैं चैनल साहब, और मैं रिस्पेक्ट भी करती हूँ जो भी बात करें, और जाहिर है हमें भी आवाम का एहसास है, इसीलिए हम जितना रिलीफ, जैसे पेट्रोल की प्राइसेस, अब आपने भी देखा है, अब तो बीजेपी को आपने देख लिया है कि वो क्या कह रहे हैं, और उनका भी सारा डेटा दे दिया, और वो पाकिस्तान को रेफर करें कि जी पाकिस्तान में पेट्रोल की प्राइसेस सबसे ज़्यादा कम हैं। तो मुझे तो एक बात पर ही हो रही है कि हमारी अपनी ऑपोजिशन इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। जहाँ तक बात इस चीज की है, तो देखें जयंत साहब खुद जिस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, 27% तो इनके पहले दौर में इन्फ्लेशन थी, और 4 सालों में पीपल्स पार्टी के जो डबल डिजिट की इन्फ्लेशन रही है। तो हम तो ये नहीं कहते कि हम इनको सिर्फ इस बात के ऊपर कि जी इनको ही सिर्फ कमेंट करें। हमारा जो फोकस है वो अवाम की तरफ है, लेकिन अवाम के लिए ही, और सब, मैं तो इसीलिए कहती हूँ कि हम जो बात करते हैं हम तो हवा में बात कर ही नहीं रहे। हमारी दफा जो महंगाई की सूरत हाल है, और ये फिर बात आती है कि ग्लोबल और पाकिस्तान का हम कंपैरिजन क्यों करते हैं। हम कंपैरिजन इसलिए करते हैं कि जब आप पाकिस्तान को एक फूड इंपोर्टर कंपनी के तौर पर लेकर आ जाए, आप पाकिस्तान में सारी ज़राअत को तबाह कर दें, आपका आटा, चीनी, दालें आपको बाहर से मंगवाना पड़े, आपको यहाँ से जितना आपकी एनर्जी के LNG भी आपकी बाहर से आ रही है, आपका पेट्रोल भी आपका बाहर से आ रहा है, तो उसके बाद हम किस तरह से ग्लोबल इन्फ्लेशन से पीछे रह सकते हैं। हम कोई मरीख पे तो रहते नहीं है, लेकिन बात यह है कि हुकूमत पास ऑन कितना कर रही है। अगर अब मैं ये देखती हूँ कि शुगर रिफाइंड दुनिया के अंदर 54% बढ़ी है, और हुकूमत उसको अगर पास ऑन कर रही है तकरीबन कोई 13.5%, तो इसका मतलब है कि हुकूमत अपने आप पे इंटरनेशनल इन्फ्लेशन को एब्जॉर्ब करके अवाम तक कम से कम ट्रांसलेट करिए। जिस तरह से मैं पाम ऑयल पूरी दुनिया में 86% बढ़ गया है, मैं अगर डालडा की भी प्राइस लेती हूँ तो वो 37.3% बढ़ गई है, सोयाबीन ऑयल 54% बढ़ गया, हम उसको 40% पर दे रहे हैं। यहाँ अगर मैं गैस प्राइसेस 168% बढ़ गई हैं। आप ये देखें 2019 से हमने गैस की प्राइसेस नहीं बढ़ाई हैं। पूरी दुनिया के अंदर पेट्रोल 112% पर हो गया, हम 21% बढ़ा रहे हैं। और शायद खाकान अब्बासी साहब ने बिल्कुल ठीक कहा है कि हुकूमत अपने टैक्सेस कम करिए, कल को टैक्सेस कहाँ से पूरे करेंगे। लेकिन अगेन जब बात पहले भी फारूक साहब कह रहे थे कि जी हम
हम रिलीफ क्यों दे रहे हैं? हम रिलीफ इंटरनेशनल इन्फ्लेशन से अपनी कौम को बचाने के लिए दे रहे हैं। हम उन लोगों को दे रहे हैं जिनकी 31,000 रुपए से जो कम जिनका महीने का जो अर्निंग है वो उससे कम है, तो हम उनको इंटरनेशनल इन्फ्लेशन से बचाना चाहे। हमारी सब्सिडी बार बार जब बात की जाती है, बिजली आपने बढ़ा दी, कोई ये बताने की करता है कि फ्यूल एडजस्टमेंट तो हर गवर्नमेंट के दौर में होती थी, और फ्यूल एडजस्टमेंट होती है इंटरनेशनल प्राइसेस के ऊपर फ्यूल एडजस्ट किया जाता है कि जिससे बिजली बननी है। अच्छा, अब ये कमेंट बड़ा वाइज लगता है कि इंटरनेशनल इन्फ्लेशन से बचाने के लिए अब प्राइसेस बढ़ती हैं और फिर रिलीफ भी दिया जाता है, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन जो डीवैल्यूएशन ऑफ मनी है उसके बाद कोई प्राइस हाइक बचता नहीं है ना, क्योंकि जैसे ही डीवैल्यू होती है मनी सब कुछ अपने आप ही ऊपर चला जाता है, सब कुछ पेट्रोल डीजल सब कुछ ऊपर चला जाता है। इस पर बात होगी एक ब्रेक के बाद। जनरल साहब भी रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं और डॉक्टर फरूख साहब के लिए मेरे पास बड़े इंपॉर्टेंट सवाल आते हैं आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक। मैं अपने तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का एक बार फिर से खुश आमदीद कहता हूं जी। जनरल साहब रिस्पॉन्ड करना चाह रहे थे। जनरल साहब आप सुन रहे थे, आप कुछ कहना चाह रहे थे? एक बहुत आजिज़ी के साथ एक थोड़ी सी बात करना चाहता था जी, कि बीबी ने जब कहा कि हमें भी आवाम का एहसास है और हम उनका ख्याल रखते हैं, मेरे ख्याल में उन्होंने जो मैकेनिज्म गवर्नमेंट की रखी है जो कि प्राइसेस से मुतालिक है और जो कि इकॉनमी को कंट्रोल करते हैं, उनका तो आवाम से कोई ताल्लुक ही नहीं है। वो तो बाहर के लोग लाए गए हैं, वो सब के सब ना उन्होंने गुर्बत देखी है, ना परेशानी देखी, हुकूमत देखी है, ना परेशानी है, ना ये है ना वो है। वो टेक्निकल लोग हैं और वो अपना काम ठीक ठाक कर रहे हैं। ग्रोथ से उनका मुताल्लिक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट से उनका मुताल्लिक है, एक्सपोर्ट से उनका मुताल्लिक है, ताल्लुक है, मुख्तलिफ चीज़ों से टेक्निकल बातें इन सब से उनका ताल्लुक है। वो अपनी लॉन्ग टर्म प्लान के ऊपर जो फिगर्स पेश करते हैं वो बिल्कुल ठीक ठाक हैं। अगर इस तरह से मामलात को रहने दिया गया, उनके प्लान्स को उस तरीके से चलने दिया गया, 10 साल का एक पीरियड उनको दिया गया, तो शायद उनके फिगर उसी तरह से मटीरियलाइज हो जाए जिस तरह से वो कह रहे हैं। लेकिन जो हुकूमतें आती है, अवाम जिनको इलेक्ट करती है, अवाम चाहती है कि 5 साल के दौरान ये हुकूमत आई है, ये हमें इस किस्म की लाइफ स्टाइल या लाइफ स्टैंडर्ड प्रेजेंट कर ले जो अफोर्डेबल हो, जो हमारे इनकम से कमेंशरेट कर ले और हमारी इनकम भी बढ़े और हमारे लिए महंगाई कम हो और रोज़गार के मौके ज़्यादा हों। तो ये जो टीम उनकी है, तकरीबन 50% गवर्नमेंट की जो रियली मैटर करती है, और इवन पेट्रोल से रिलेटेड लोग हैं वो भी मार्केट से लाए जा रहे हैं, एनर्जी से रिलेटेड लोग हैं वो भी बाहर से लाए जा रहे हैं। तो जो अवाम के इलेक्टेड नुमाइंदे हैं उनके ऊपर तुम्हारी इस हुकूमत का कॉन्फिडेंस ऑलरेडी उठ गया है। वो उस पर कॉन्फिडेंस रहा ही नहीं है, उनकी कोई इनपुट नहीं है सवाए वोट लेने उन्होंने जाना है, वोट लेने उन्होंने जाना है, वोट लेने उन्होंने सवाए असद उमर बेचारे के वो कभी यहीं कभी यहाँ कभी वहाँ ये इस किस्म की अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। राइट। तो ये एक कमेंट मैं उनसे मैं करना चाहता था। जी जी। और फिर उन्होंने ये बात की कि इंटरनेशनली प्राइसेस बढ़ती है तो वहाँ पर रोजगार भी बढ़ता है, पर कैपिटा भी बढ़ता है। अभी यूके में 9 पाउंड है पर आर, और तकरीबन एक दिन 9 पाउंड कितना बन जाता है? 24 से मल्टीप्लाई कर दें उसको, 24 से आप मल्टीप्लाई कर दें, 250 तकरीबन महीने में 5,40,000 पाकिस्तान के बराबर उनकी इनकम बनती है। वो 5,40,000 है, वहाँ पर अगर डबल है या ट्रिपल है पेट्रोल या कोई चीज़, वो उनको कोई परवाह नहीं करती है। आप तो 20,000 में आपने काम करना है, 20 वाला 40 में, 40 या 60,000 वाला है ना, ये तो कहीं उसके नजदीक नहीं है। तो ये फिगर्स को इस तरह कोट करके आपस में मुकाबला कर लेना। तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ, इसके लिए माजरत के साथ, ये हमारा जो एक अजीब किस्म की चीज़ है, हर चीज़ प्रीवियस गवर्नमेंट के ऊपर डाल लेना। भाई प्रीवियस गवर्नमेंट के नाकामी की वजह से ये दिस इज व्हाट यू आर सेइंग कि आपको कामयाबी मिली, ये इस गवर्नमेंट का स्टांस है। तो और ये आए इस मकसद के लिए कि उन नाकामियों को कामयाबियों में बदले, और अगर बदलने में वो नाकाम होगा तो ये भी उससे भी ज्यादा नाकाम है। तो हर बात प्रीवियस गवर्नमेंट। मैं आलिया साहिबा के पास जाने से पहले डॉक्टर साहब मेरी कल एक बंदे से बात हो रही थी बाहर ऐसे ही जनरल पब्लिक में, तो मैंने कहा जी बड़ा गवर्नमेंट का आपके ऊपर बड़ा फोकस है, तो कहता है सर जी फोकस नहीं है, ये तो ठोकस कहलाता है। तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि क्या जुमला वो आगे से दे रहा है। बहरहाल
आपको क्या लगता है कि इतनी महंगाई या इन्फ्लेशन हाई होने के बाद, डिवैल्यूएशन ऑफ मनी के बाद मजीद कोई चीज़ें बढ़ाने की बनती है जुस्तजू, या कोई कसर बाकी रहती है, या बढ़ानी चाहिए और अभी भी हमें ये क्लेम करना चाहिए कि नहीं हम दूसरे ममालिक से तो कम बढ़ा रहे हैं वो चीज़ें? देखिए, अगस्त 2018 में पीटीआई की हुकूमत आई थी, चौथा साल है, अब ये चौथा साल है। अभी आलिया साहिबा ने 3 जुमलात दोहराए हैं, वो मैं समझ रहा हूँ। चौथा साल है पीटीआई हुकूमत का और हमें ये बताया जा रहा है कि हुकूमत ने ज़राअत तबाह कर दी। मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये किस हुकूमत के मतलब कह रही हैं। फिर उन्होंने कहा कि हुकूमत ने आटे की फसल तबाह कर दी, हुकूमत ने गन्ने की फसल तबाह कर दी। तो ये चौथे साल में पीटीआई का हुकूमत है और हमें ये बताया जा रहा है कि हुकूमत ने ये 3 चीजें तबाह कर दी। तो ये किस हुकूमत की बात की जा रही? जी आलिया साहिबा, वुड यू लाइक टू रिस्पॉन्ड टू इट मैम? मैं जवाब दे दूं? मुझे बड़ी खुशी हुई है फ़ारूक साहब ने मेरे से ये सवाल किया है। मैं ज़रा सारा डेटा बता दूं। हम बात कर रहे थे कि जब हम आए थे तो गंदम का क्या था। आज आपको भी पता है कि सरप्लस गंदम है, आज शुगर केन आपकी सरप्लस है, आज वो जो कॉटन की फसल बिल्कुल तबाह हो चुकी थी, आज माशाल्लाह से कॉटन हमारे पिछले टारगेट से भी ज़्यादा है। यही हाल हमारे राइस और मकई का है। मैंने जो बात की थी, मैं जुमला रिपीट कर देती हूँ। पाकिस्तान जो था हमें फूड इंपोर्ट करने में मिला था और इंशाअल्लाह ताला जब हम 5 साल बाद यहाँ पर नेक्स्ट इलेक्शन में जाएंगे तो हम एटलीस्ट पाकिस्तान को खाने के लिए सफिशिएंट करके जाएंगे। यही बात मैं बार बार करना चाहती थी। मैं कल भी एक डेटा देख रही थी और मैंने जब उस डेटा को देखा तो मुझे अफसोस इस चीज़ का नहीं हुआ, मुझे अफसोस इस चीज़ का हुआ कि हम इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी किसे कहते हैं। इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी ये होती है कि शुगर की प्रोडक्शन यानी शुगर केन लोगों ने, हमारे फार्मर्स ने गन्ना उगाना छोड़ दिया था। क्यों गन्ना उगाना छोड़ दिया था? क्योंकि उनको जो कॉस्ट मिलती थी वो 120 रुपए या 130 रुपए मिलती थी। आज की हुकूमत में उनको जो प्राइस मिल रही है वो 230 से 250 की मिल रही है और इन टाइम मिल रही है। इसलिए शुगर केन की प्रोडक्शन पिछले इस मतलब लोगों ने लगाना शुरू किया और उसकी प्रोडक्शन बढ़ना शुरू होगी। सेम हाल सर, एक सेकंड ये देखें, एक मिनट, एक फार्मर से पूछे कि एक फसल लगने में कितना टाइम लगता है और एग्रीकल्चर जिसे 70 साल में तबाह कर दिया गया हो, उसके बाद भी अगर हम 5 साल के बाद अपने मुल्क को फूड सफिशिएंट करके जाते तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक तारीखी कामयाबी होगी। कम से कम अगर हम इंशाअल्लाह ताला तो अगले 5 साल भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और प्राइम मिनिस्टर हमारी दुआ है, हमारी दुआ है, अल्लाह आपको मौका दे, अल्लाह आपको मौका दे। मैं डॉक्टर साहब से कमेंट कर दूं, देखिए आपने बड़ी जबरदस्त बात की है, इस पे उनका जवाब देना है। सर मुझे बात नहीं, मुझे 2-3 बातें जो क्लियर करनी है मैं पहले भी करना चाहती। बिजली के प्राइसेस पे हम ये तो कह देते हैं कि फ्यूल एडजस्टमेंट पे प्राइसेस बढ़ गए, लेकिन हम ये नहीं बताते कि 200 से कम यूनिट वाले का हमने एक जिसे कह लेना पेनी भी नहीं बढ़ाया होता उसके बिल के अंदर। तो हम ना सिर्फ 31,000 से कम वाली तनख्वाह वाले को आटे, चीनी और घी के ऊपर सब्सिडी दे रहे हैं, बल्कि आटे, दालें और घी के ऊपर सब्सिडी दे रहे हैं, बल्कि बिजली के बिल भी हम उनके लिए नहीं बढ़ा रहे। और गैस तो हमने 2019 से बढ़ाई ही नहीं है। और जब बात कर रहे थे जनरल साहब कि एक्सपोर्ट बढ़ती है, जिनको फायदा होता है, ऑटो सेक्टर बढ़ता है या मोबाइल के यूनिट, सर इन्वेस्टमेंट आ रही है, 21 यूनिट्स ऑटोमोबाइल के लग रहे हैं तो 25,000 जॉब क्रिएशन हो रही है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में 100 अरब आ रहे हैं तो जॉब क्रिएशन है। डॉक्टर साहब योर कमेंट सर, इधर तो सब अच्छा है, मैं तो बड़ी खुश होता हूं अगर इस तरह वाकई फिगर्स ऐसे हैं तो। प्लीज योर कमेंट सर। जी, बरतानिया का अखबार है गार्डियन, उसने कराची के बहुत सारे लोगों को कवर दिया है। एक असदुल्ला साहब हैं जो 27 साल का बच्चा है, पुराने जूते बेचा करता था, उसके वालिदैन जो हैं वो कोयटा में रहते हैं, वो आमदन नहीं कमा पा रहा था, उसने अपने आप को आग लगाई है कराची में। यहाँ पे लोग खुदकशियां कर रहे हैं, उनके पास पैसे पूरे नहीं हो रहे हैं। 125 किलो आटा जो है वो एक पाकिस्तानी बच्चा, बूढ़ा मर्द और औरत सालाना इस्तेमाल कर रहा है। औसतन आमदन 16,000 रुपए की आ रही है। हालात बहुत बुरे हैं, लोगों की चीखें पहले निकल गई थी, कमर उससे पहले टूट गई थी और महंगाई चढ़ती चली जा रही। तो खुदाया मुझे अफसोस इस चीज का होता है कि अगर हुकूमत के जो तर्जुमान हैं उनको एहसास नहीं है इस चीज का, तो इसका मतलब है कि कोई पॉलिसी बनने वाली नहीं है।
वो तो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान में दूध और शहद की नहरें बह रही हैं, उनको किसी किस्म की पॉलिसी बनाने की जरूरत नहीं है। तो ये हालात पाकिस्तानी के ऊपर नहीं है। यहाँ पे मुझे महसूस ये होता है कि अगर टॉप मार्क्स देने हैं आपने इस हुकूमत को, तो वो टॉप मार्क्स उसको मिलते हैं टीवी के ऊपर, टीवी टॉक शोज के हवाले से, ट्विटर के हवाले से, फेसबुक के हवाले से। लेकिन अगर आप महंगाई की बात करें तो कोई 0/0 पॉलिसी है। अगर रुपये डॉलर की जो डिवैल्यूएशन हो रही है उसके ऊपर हुकूमत की कोई पॉलिसी नहीं है। अगर पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज 1000-2000 अरब का सालाना। डॉक्टर साहब, आई एम रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम। बड़ी जबरदस्त आपने बात की। एक क्विक कमेंट मैं आलिया साहिबा से ले लूं। आलिया साहिबा, क्विक कमेंट प्लीज। जी 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 जी, आप इशारा कर रही थी। सर क्विक कमेंट जो है, मैं उस वक्त फिगर्स भी देना चाह रही थी। एग्रीकल्चर में जो शुगर केन की ग्रोथ 25%, कॉटन की ग्रोथ 60%, राइस की ग्रोथ 18%, मेज की ग्रोथ 18%। मैंने इसलिए फिगर्स दिए हैं कि फरूख सलीम साहब मौजूद हैं। फिर ILO का एक डेटा है जिसमें उन्होंने पैसिफिक कंट्रीज और एशिया के कंट्रीज में उन्होंने इतना कहा है कि यहाँ पर आपकी जो जिसे कहते हैं ना परचेजिंग पावर कितनी है। तो कैन यू इमेजिन कि पाकिस्तान की परचेजिंग पावर $491 है, जबकि इंडिया के $215 है और बांग्लादेश की $48 है। यानी जब ये हमसे बात करते हैं ना पर कैपिटा इनकम, ये भी बताएं कि पाकिस्तान में परचेजिंग पावर बढ़ रही है। मैं ये नहीं कह रही हुकूमत को बहुत ज्यादा इकदाम आज के दिन की मेरे लिए सबसे एस्टॉनिशिंग खबर ये है कि परचेजिंग पावर पाकिस्तानियों की बढ़ रही है। और मेरे लिए बड़ी अच्छी खबर होती है अगर वाकईतन ऐसा होता, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज़ जो हैं वो ज़रा डिफरेंट हैं। आलिया हमजा साहिबा हमारे लिए काबिल एहतराम है। उनके पास जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, जाहिर है इस वाले से गाइड भी किया जाता है, बताया भी जाता है। ठीक है, आप कुछ कहना चाह रहे थे? एक आखिरी कमेंट मुझसे प्लीज 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 प्लीज। बिल्कुल आपकी तरफ आ रहा था। मेरी इस हुकूमत से एक दरख्वास्त है कि हमारी आलिया बीबी जैसी बहनें, इस किस्म की काबिल ख़वातीन और मर्दों को इकट्ठा किया जाए, एक चैनल खोला जाए जो ये फैक्ट्स और फिगर्स की मदद से पाकिस्तानी कौम की तसल्ली करवा लें, और साथ ही एक और चैनल खोला जाए जहां पाकिस्तानी अवाम को एजुकेट किया जाए कि वो इनकी ज़ुबान को समझें और ताकि उनकी तसल्ली हो और वो बर्दाश्त कर सकें और ये इन चीज़ों को समझ सके कि गवर्नमेंट परचेजिंग पावर तो वैसे बढ़ रही है। जनरल रिटायर्ड अब्दुल कादिर बलोच साहब, बाकी तमाम मेहमानान, जनाब डॉक्टर फ़रूख सलीम साहब, अनवर मंसूर खान साहब, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। ख़वातीन हज़रात, फैसला आपका। जमील फारूकी को इजाज़त दीजिएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।